आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आज हम ऑपरेशन देवी शक्ति पर बात करने जा रहे हैं, या मैं ओवरऑल कहूं तो हम ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट करने जा रहे हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें आप, और ध्यान से मेरे इस लेक्चर को सुने और इसे बार बार रिवाइज करते जाएं। ये वो मोती है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। मैं इनको को रिलेट करके भी बताऊंगा और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि ये एग्जाम में आने की प्रबल संभावना क्यों रखते हैं। आइए इसकी शुरुआत हम ऑपरेशन देवी शक्ति से करते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति आपके सामने पिक्चर है और इसमें सिख धर्म से संबंधित एक प्रतीक चिन्ह है और इसके अलावा हिंदू धर्म से संबंधित वस्त्र धारण किए हुए हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिखाया गया है यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे, अफगानिस्तान में फंसे हुए हिंदुओं को, या आप ओवरऑल कह दीजिए भारतीयों को, चाहे वो हिंदू है चाहे वो सिख है, उनको भारत वापस लाने के लिए हमने ये अभियान चलाया है ऑपरेशन देवी शक्ति। अपने आप में महत्वपूर्ण है, और तो और हमारा भारत उन अफगानियों को भी यहां ला रहा है, उनको भी वीजा दे रहा है। आपने अखबार में पढ़ा होगा, ई वीजा दे रहा है अफगानियों को शरणार्थियों के रूप में। तो ये हमारी भारत की परंपरा है। हम वसुदेव कुटुंब का पालन करते हैं और इस दिशा में कई एग्जाम्पल हमें इतिहास दिखाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि हमें कई बार इस भावना के रूप में बहुत घातक परिणाम देखने को भी मिलते हैं। आप भली भांति जानते हो, लेकिन इन घातक परिणामों की अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन देवी शक्ति की। इंडियाज रेस्क्यू मिशन फ्रॉम अफगानिस्तान इज कॉल्ड ऑपरेशन देवी शक्ति। आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए ऑपरेशन देवी शक्ति। लिखिए एक लाइन, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने से संबंधित। वापस भारत लाने से संबंधित है। आप समझ गए होंगे कि अफगानिस्तान से हम क्यों ला रहे हैं। तालिबानियों ने काबुल पर ओवरऑल लगभग अफगानिस्तान पर कब्जा कर ही लिया है। पंजशीर में जो वारदात चल रही है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, तो ध्यान रखें, ये ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम में आते हैं। ये जो ऑपरेशन है कौन चला रहा है, मिनिस्ट्री कौन सी है, देखिए संबंधित मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स। और इसके अंदर कौन कौन से एयरक्राफ्ट प्रयोग किए जा रहे हैं ये आप ध्यान रखें। अभी हमारे सामने दो नाम आए हैं, उन दोनों के नाम बता देता हूं, अन्य कोई भी होगा तो उसको हम अपडेट कर देंगे। C-17 ग्लोब मास्टर 3rd, हेवी लिफ्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है ये। और दूसरा जो है इंडियन एयरफोर्स C-170J
मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, इन दो का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा काम पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने कई काम किए हैं। एक हल्का सा ऐड कर दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है ये। इससे पहले हमने कई इस प्रकार के ऑपरेशन चलाकर विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को हमने लाया है, भारत वापस लाए हैं हम उनको। कौन कौन से हैं उनके बारे में एक हल्की सी जानकारी आपको दे देता हूं। 2006 में ऑपरेशन सुकून, 2006 में ऑपरेशन सुकून चलाया गया था और हम बेरूत से भारतीयों को वापस लाए थे। बेरूत देश है, यहां से हम भारतीयों को वापस लाए थे। इसी तरीके से 2015 में हमने ऑपरेशन राहत चलाया था, काफी चर्चा में रहा था ये। और याद कीजिए, यमन से भारतीयों को हम वापस लाए थे, यमन से। और 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन, ये भी काफी चर्चा में रहा था। सूडान से भारतीयों को वापस लाया गया था। ये 3 ऑपरेशन हमने पिछले वर्षों में चलाए हैं। और अब हमने ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने से संबंधित है। तो अपने आप में ये 3 बातें महत्वपूर्ण हो जाती है, ध्यान रखें। 2006 में ऑपरेशन सुकून के तहत हम बेरूत से भारतीयों को वापस लाए थे। 2015 में ऑपरेशन राहत के तहत हम यमन से भारतीयों को वापस लाए थे। और 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन के तहत हम सूडान से भारतीयों को वापस लाए थे। और लेटेस्ट में 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत हम अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस ला रहे हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी हमें इसमें और विस्तार देना होगा। भारतीयों को वापस लाने से संबंधित कोविड-19 महामारी के दौरान भी कई ऑपरेशन चलाए गए। ऑपरेशन समुद्र सेतु, वंदे भारत, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, इससे हमें जोड़कर देखना पड़ेगा इसे। इसके अलावा एक और मिशन चलाया गया था, मिशन सागर। इन सब को करने के बाद ही हम इसे कंप्लीट टॉपिक मानेंगे, नहीं तो ये हमें इजाजत नहीं देता कि हम ये कह सकें कि हमारी तैयारी कंप्लीट है और स्मार्ट तैयारी है। आइए स्मार्ट तैयारी करने की दिशा में हम इसमें कुछ वैल्यू एडेड करते हैं। मैंने लिखा है वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन सेतु। ये दोनों मिशन जो चले थे 2020 में चले थे, मई 2020 में। आप मई चाहे याद ना रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, 2020 में चले थे, ये ध्यान रखना। वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु, दोनों का उद्देश्य एक ही है, कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाना, इसका उद्देश्य है, दोनों का है। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि वंदे भारत मिशन जो है, इसके तहत 64 हवाई जहाजों का संचालन किया गया था। मतलब हवाई जहाज के माध्यम से हम विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर आए थे। एक तरीके से एयरफोर्स कह सकते हो। एक लाइन लिख दीजिए, इसके लिए 64 हवाई जहाजों का संचालन किया गया। एयरवे से लाया गया था इस मिशन के तहत। लेकिन ऑपरेशन समुद्र सेतु, अब समुद्र शब्द आ गया, इसका मतलब ये समुद्री सीमा से संबंधित है। तो इसमें लिख दीजिए
इसके तहत नौसेना ने विभिन्न पोतों का इस्तेमाल किया। अब ये कौन कौन से पोतों का इस्तेमाल किया था आपको ध्यान रखना है। पूरे के पूरे नाम ध्यान रखने हैं। एक तो जल अश्व, ऐरावत, शार्दूल, मगर, इसका इस्तेमाल किया था। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये तो ऑपरेशन समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन ये कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने से संबंधित है। लेकिन ये एयरवे से संबंधित है और ये वाटरवे से संबंधित है। दोनों 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान स्टार्ट किए गए थे। इसी दिशा में मई 2021 में हमारे सामने एक मिशन और आया, मिलता जुलता इससे। कौन सा है वो मिशन? ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड। ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड है, ये जो लॉन्च हुआ है, ये हुआ था मई 2021 में। ध्यान रखना, ये मई 2021 से है। ये दोनों 2020 से संबंधित है। क्या है ये अलग है थोड़ा। कैसे अलग है ये? इसके तहत भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट की गई। अब आप समझ गए होंगे, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई थी। उसी दिशा में ये उठाया गया एक कदम था। अब इसमें कौन कौन से पोत इस्तेमाल हुए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोलकाता, कोच्चि, तलवार, टाबर, त्रिकंड। ये नाम ध्यान रखने हैं आपने। कोलकाता, कोच्चि, तलवार, टाबर, त्रिकंड। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड में इस्तेमाल की गई। इसके अतिरिक्त दो और ध्यान रखने हैं। जल अश्व, इसका ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट में भी इस्तेमाल किया गया था। इसको फर्स्ट भी कह सकते हो, नहीं कहते हो तो भी अपने आप में फर्स्ट होगा। जल अश्व और ऐरावत। क्लियर हुई सारी बातें? तो आपके सामने ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। इन पर ध्यान देना। जल अश्व, ऐरावत, शार्दूल, मगर ऑपरेशन समुद्र सेतु में इस्तेमाल। कोलकाता, कोच्चि, तलवार, टाबर, त्रिकंड, जल अश्व, ऐरावत, ये ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड में इस्तेमाल। और क्या है ये हमने बात कर ली। दोनों में रात दिन का फर्क है। ये विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने से संबंधित है। ये ऑक्सीजन की सप्लाई से संबंधित है। आप समझते हो कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई थी। आइए अब मैं बात करूंगा एक मिशन सागर की। वो भी काफी चर्चा में रहा था और वो भी वर्ष 2020 से संबंधित है। मिशन सागर मई 2020 चलाया गया था। इसके तहत भारतीय नौसेना नेवी ने कोविड-19 महामारी, ये भी कोविड-19 महामारी के दौरान स्टार्ट किया गया था। इसको विभिन्न देशों को सहायता पहुंचाई गई। अब विभिन्न देशों को जो सहायता पहुंचाई गई, ये कैसी सहायता थी?
किस प्रकार की सहायता थी? इनको दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। कोविड-19 से संबंधित जो दवाइयां थी वो उपलब्ध करवाई गई। आयुर्वेद दवाइयां, टेक्निक ये इनको उपलब्ध करवाएगी। और इसके अलावा इनको चिकित्सीय दल उपलब्ध करवाया गया। आप ये कह सकते हो कि ये जो सहायता थी ये चिकित्सा से संबंधित, ओवरऑल लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए चिकित्सा से संबंधित सहायता, चाहे वो दवाइयों के रूप में हो, चाहे वो दल के रूप में हो, किसी भी रूप में ये उपलब्ध करवाएगी। अब मैं बात करूंगा ये कौन कौन से देश थे जिनको ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी भारत के द्वारा। इनका नाम आपने ध्यान में रखना है। मालदीव है, मॉरिशस है, मालदीव, मॉरिशस, इसके अलावा सेशल्स है, कोमोरास है, मेडागास्कर है, कोमोरास अफ्रीका महाद्वीप का द्वीपीय देश है ये। मेडागास्कर, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ते हैं, आप भली भांति जानते हो। ये जो मिशन सागर है वास्तव में प्रधानमंत्री की एक पहल है जो कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने से संबंधित है। सागर उसी के ही अकॉर्डिंग है, ये उसी के अनुरूप है। एक लाइन लिखिए, यह मिशन प्रधानमंत्री के सागर पहल के अनुरूप है। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि ये सागर पहल क्या है। भारत के द्वारा पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है उनको रेखांकित करता है। ये एक लाइन लिख दीजिए, यह है भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को रेखांकित करता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है यहां पर कि सागर क्या है। तो पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को हम कैसे मजबूत करें, उससे रिलेटेड है ये। उसी की दिशा में ये मिशन सागर चलाया गया। अब आप देखोगे इनकी स्थिति, ये वैसे हमारे पड़ोसी में ही आते हैं। अब देखो ऐसे तो है नहीं जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना है वैसे है, लेकिन जब आप इनको मैप में देखोगे तो ये हिंद महासागर के अंदर है। और हिंद महासागर आप जानते हो भारत के लिए कितना मायने रखता है। तो पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को रेखांकित करता है। इसके अलावा आपको यहां पर यह बात ध्यान रखनी है, सागर का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। क्या है इसका पूरा नाम? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ऑल इन द रीजन कर दीजिए। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, हमारे क्षेत्र में सिक्योरिटी को और ग्रोथ से संबंधित है ये सागर, और इसी के अनुरूप ये मिशन सागर प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान रखें ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैंने आपके एग्जाम की दृष्टि से इसके मूल बिंदु आपको बता दिए हैं। आप इनका ही ध्यान रख लोगे
यही आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। वंदे भारत आ चुका है, ऑपरेशन सेतु आ चुका है, मिशन सागर आ चुका है, और जो मैंने आपको बेरूत के संबंध में, यमन के संबंध में और ऑपरेशन संकट मोचन के संबंध में जो बताए थे वो भी आ चुके हैं। अब जो नए क्वेश्चन बनेंगे वो ऑपरेशन देवी शक्ति के रूप में बनेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, ये नए क्वेश्चन है। हो सकता है एग्जामिनर इसको कोरिलेट करते हुए इसका बैकग्राउंड पूछ ले या इससे संबंधित अन्य मिशन के बारे में बात कर ले। इस कारण से हमें इसकी विस्तार से जानकारी होनी आवश्यक है। तो एक बात आप इसे नोट कर लें। मेरा जो दूसरा बुलेट टॉपिक है वो भारत की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अभी अगस्त 2021 में पाम ऑयल से संबंधित एक मिशन प्रारंभ किया है भारत सरकार ने, उसकी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हमें भारत की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा और उससे जो क्वेश्चन निकलकर हमारे सामने आएंगे उनको हमें अपने दिमाग में रचाना बसाना होगा। तभी हम जो नया टॉपिक ऐड हुआ है उसको हम बखूबी समझ पाएंगे। आपके सामने एक स्लाइड है, भारत की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था, एडिबल ऑयल इकोनॉमी। बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमी है, ध्यान से समझना। 1986 में इसको प्रोत्साहन देने का काम किया गया था और इसका प्रारंभ जो किया गया था तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन से। बाद में 2014 में इसे NMOOP में बदल दिया गया। इन सब का पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड। ध्यान रखना क्योंकि इससे मिलते जुलते शब्द आएंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हो। ऑयल सीड्स एंड पाम ऑयल 2014 में बदला। किसको? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को। जब आप पुराने पेपर देखते हो तो आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का प्रारंभ कब हुआ था? 86 में। बाद इसमें क्या किया गया, इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में मिला दिया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। आप कह सकते हो NFSM, कई बार नाम सुनते होंगे। 2018-19 में ये जो NMOOP है, NMOOP है, इसको कई सब कॉन्टिनेंट में बांटा गया, डिवाइडेड किया गया, उपघटकों में शामिल किया गया। NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन तिलहन, NFSM पाम ऑयल, NFSM ट्री बोर्ड। इसका उद्देश्य ये था ताकि इसको हम अलग अलग करके इस पर 100% ध्यान दिया जा सके। इसका प्रभाव भी रहा और प्रभाव क्या पड़ा ये देखिए, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई। 1986 में जब हमने ये तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का प्रारंभ किया था तब भारत में उत्पादन होता था 11.3 मिलियन टन, इतना उत्पादन होता था। उसके बाद में 2019-20 में हमारे सामने जो नया आंकड़ा आया है वो है 33.22 मिलियन टन। आप देखिए लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है, 3 गुना वृद्धि हो चुकी है। तो ये सब प्रभाव जाता है इस मिशन से लेकर हम जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के उपघटकों तक गए हैं उसको जाता है। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम है, सरकार के उदारीकरण नीतियां हैं, उनका भी प्रभाव रहा। क्या है वो नीतियां, बात करते हैं। सरकार के उदारीकरण कार्यक्रम जिनका खाद्य तिलहन या तेल उद्योग की वर्तमान स्थिति पर प्रभाव पड़ा। अब ये जो कार्यक्रम होते हैं वास्तव में ये क्या करते हैं, ध्यान से इसको पढ़िए। सरकार की आर्थिक नीति खुले बाजार को आर्थिक स्वतंत्रता देती है, इकोनॉमी रूप से आपको फ्रीडम देती है, स्वतंत्रता देती है। इकोनॉमी रूप से स्वतंत्रता क्या होती है? आप सरकार की नीतियां सुन रहे हो, टैक्स में छूट दे रही है। इसके अलावा कई तो इस तरीके से है कि यदि आप लोन लेते हो और आपको घाटा हो जाता है तो आप लोन भी ना दो, इस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। टैक्स में छूट दी जा रही है और आपको यदि उसका रजिस्ट्रेशन कराना है तो बहुत आसान तरीका कर दिया गया है। ये सब क्या है? ये हमें आर्थिक स्वतंत्रता देते हैं। इसके अलावा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन व स्व नियमन
सेल्फ रेगुलेशन, हेल्दी कंपटीशन और सेल्फ रेगुलेशन, मतलब आप खुद उसको रेगुलेट कर सकते हो, इस प्रकार की सुविधा देती है। तो इस नीतियों के कारण हमारी वर्तमान स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ा है। क्या है इस प्रकार की नीतियां? एक तो येलो रिवोल्यूशन के रूप में हम देखते हैं इसको, पीली क्रांति के रूप में। भली भांति जानते हो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। खाद्य तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है ये पीली क्रांति। इसके अलावा इसका जो प्रारंभ माना जाता है 1990 के दशक में इसका प्रारंभ हुआ था, खाद्य तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसके अलावा अभी 2021 में एक खरीफ रणनीति भी आई है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, करंट से ऐड करके बता रहा हूं आपको। आइए, क्या है खरीफ रणनीति 2021, इसकी बात करते हैं। 3 एंगल हमें पता होने चाहिए। एक तो कौन सा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री कौन सी है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो ऑब्वियसली बात है, जब हम इसकी नीति की बात करते हैं तो खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका उद्देश्य है। एक लाइन लिख दीजिए, भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना। अब मिनिस्ट्री कौन सी है? कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय। क्या किया जाएगा? एक तो तिलहन की खेती का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। तिलहन की खेती के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, यदि हम तिलहन की खेती के क्षेत्र को बढ़ा देंगे तो हम तिलहन में उत्पादन को ज्यादा बढ़ावा देंगे। आपको यहां पर एक आंकड़ा ध्यान रखना है, कितना बढ़ाया जाएगा। 6.37 लाख हेक्टेयर, ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको नजरअंदाज मत कर देना। आपसे क्वेश्चन बनेगा, खरीफ रणनीति 2021 के तहत तिलहन की खेती का कितना क्षेत्र बढ़ाया जाएगा? 6.37 लाख हेक्टेयर। आंकड़ों पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। और क्या किया जाएगा? किसानों को मिनी किट के रूप में अधिक उत्पादन करने वाले उन्नत बीजों का मुफ्त वितरण किया जाएगा। हाई क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे मुफ्त। तो इस प्रकार की जो योजना है, जो स्ट्रेटेजी है, वो खरीफ रणनीति 2021 के तहत बनाई गई है। अब मैं बात करूंगा, अभी अगस्त 2021 में एडिबल ऑयल या पॉम ऑयल से संबंधित जो मिशन प्रारंभ किया गया है उसकी बात करूंगा। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, ये जो एडिबल ऑयल है इसको बोलते हैं खाद्य तेल, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से जिसको हाईलाइट किया जा रहा है वो है पाम ऑयल। ध्यान रखिए क्यों किया जा रहा है उसकी भी हम बात करेंगे। मैंने 2 एंगल बनाए हैं इसके, एक तो क्या करेंगे, मींस इसका उद्देश्य क्या है, दूसरा कैसे करेंगे। आइए बात करते हैं। एक तो पाम ऑयल का जो घरेलू उत्पादन है 3 गुना बढ़ाएंगे। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल ब्रैकेट में पाम ऑयल के तहत पाम ऑयल का घरेलू उत्पादन कितना बढ़ाया जाएगा?
3 गुना, और 3 गुना बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 11 लाख टन, लगभग 11 लाख टन हो जाएगा ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका लक्ष्य वर्ष कौन सा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2025-26। पाम ऑयल का घरेलू उत्पादन हम 3 गुना बढ़ाएंगे, और इसके लिए हमने जो लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया है वो 2025-26 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखें, बार बार रिपीट कर रहा हूं। इसके अलावा आपको इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है, पाम ऑयल की खेती का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये पाम ऑयल के लिए है। अभी जो उन्होंने क्षेत्र बढ़ाया था वो किसका था, तिलहन का क्षेत्र था, तिलहन में बहुत सारे आते हैं, समझे बात को। पाम ऑयल की खेती का क्षेत्र बढ़ाएंगे, और 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, 2025-26 तक 10 लाख हेक्टेयर कर देंगे, 10 लाख हेक्टेयर इतना बढ़ाया जाएगा, और 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर। ये पाम ऑयल के संबंध में है, ध्यान रखना। समझ में आई बात सारी, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग मत रखना। ये 3 लक्ष्य वर्ष है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, इन तीनों का ध्यान रखना है। 10 लाख हेक्टेयर, 16.7 लाख हेक्टेयर ये अलग रखने हैं, और अभी अपनों ने 6.37 लाख हेक्टेयर किया था, ये अलग रखना है। आंकड़ों की जाल में ज्यादा नहीं फंसना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो तो आपको देखिए याद करने ही होंगे। और इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, और ये इकोनॉमिक्स का ही एक तरीके का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये जो बातें हैं, आपके आरएस मेंस वगैरह जब रिटर्न में करते हैं तो ज्यादा आती है ये, लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है। वर्तमान में इस टाइप के क्वेश्चन कथन सत्य असत्य के रूप में ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं। जैसे क्या, कैसे करेंगे ये, एक तो पान की खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यदि फाइनेंशियल रूप से वो कमजोर है तो उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। यदि किसानों को पाम की कीमत बाजार से कम मिल रही है, इस प्रकार का कोई क्राइटेरिया आ जाता है कि वो उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उनको कीमतें कम मिलती है, अक्सर ये प्याज के संबंध में राजस्थान में देखा जा सकता है, अन्य क्षेत्रों में भी देख सकते हैं, गन्ने के संबंध में पंजाब में देखा जा सकता है। वहां पर जितनी लागत होती है उतने में वो बिकता ही नहीं है, तो गन्ने की खड़ी फसल को जला दिया जाता है, प्याज को बिखेर दिया जाता है, आलूओं को बिखेर दिया जाता है, टमाटर को बिखेर दिया जाता है। इस प्रकार की न्यूज आप सुनते हो। तो इन सब घटनाओं से निपटने के लिए सरकार ने कहा है कि यदि पाम की कीमत बाजार से कम मिल रही है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। मींस किसान सेफ हो गया और वो पाम ऑयल या पाम की खेती करने के लिए प्रोत्साहित होगा। अब मैं बात करूंगा कि ये बेसिकली किन राज्यों में चलाई जाएगी, तो ध्यान रखना विशेष रूप से ये भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य है उनमें, 7 सिस्टर के नाम से जिनको जानते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, उनमें ये चलाई जाएगी। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये चलाई जाएगी। तो ये मिशन है और इसके अंदर जो निवेश है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक पॉइंट के रूप में इसको शामिल कर सकते हो। लगभग आंकड़ा याद रख लेना, ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, एक्यूरेट करने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखना। 11,000 करोड़ इतना निवेश किया जाएगा। अब देखिए, हम पाम ऑयल की बात कर रहे हैं तो हमें पाम ऑयल के बारे में हल्की सी जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी हमें भारत के संबंध में ज्यादा होनी चाहिए, भारत को टच करके हमने पढ़ना है। आइए पाम ऑयल के बारे में जानते हैं। पाम ऑयल विश्व में सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल, ऐसा वनस्पति तेल है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आइए तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा वनस्पति तेल इस्तेमाल होता है, पाम ऑयल। जब हमें यह पता है तो हमें इसका कारण भी पता होना चाहिए कि ये क्यों है। इसका कारण ये है, एक तो ये सस्ता है,
सस्ते होने की वजह से इसका खपत जो है सबसे ज्यादा होता है। एक अधिक तापमान पर भी यह स्थिर रहता है, इस कारण से इसका कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक लाइन लिख दीजिए, यह है अधिक तापमान पर स्थिर रहता है, इस कारण से इसका कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पाम ऑयल का इस्तेमाल हम कई बार क्यों कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इसका साइंस से जोड़कर पूछ सकता है आपसे। क्यों? क्योंकि यह अधिक तापमान पर स्थिर रहता है, इस कारण से। अब आइए, सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा वनस्पति तेल का इस्तेमाल कौन करता है? बगैर सोचे समझे, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया। अपने घरों में देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इंडिया करता है। सर्वाधिक खपत वाला देश, विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। पहला भारत है, दूसरा जो है चाइना है, ध्यान रखना, और तीसरा जो है यूरोपियन संघ EU है। मैं यहां पर्टिकुलरली भारत की बात करने जा रहा हूं। कुल जरूरत का 70% एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल मतलब खाद्य तेल, अब इसमें सारे आ गए, सोयाबीन का तेल भी आ गया, पाम ऑयल भी आ गया, सब आ गए इसके अंदर। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। कुल जरूरत का 70% एडिबल ऑयल भारत आयात करता है, आयात करता है, इतना इंपोर्ट करता है। अब आप देख लीजिए, 70% हम इंपोर्ट करते हैं, 30% यहां हमारे उत्पादन होता है। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या हो गया? एक तो हमने खाद्य तेल के आयात को कम करना है। खाद्य तेल के आयात को कम करके हम क्या कर लेंगे? खाद्य तेल के आयात को कम करके हम डॉलर बचाएंगे। ओबियसली बात है, यदि हम बाहर से तेल मंगाएंगे तो यहां हमें डॉलर देना पड़ेगा ना, तो हमारे यहां विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी। हमें विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है। क्यों बचाना है, ये इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं और आप भली बात जानते हो। तो डॉलर को बचाने के लिए हमने ये मिशन प्रारंभ किया है। दूसरा, अब ओबियसली बात है, यदि हम बाहर से नहीं मंगाएंगे तो फिर खपत तो हम कर ही रहे हैं, तेल तो हमें चाहिए, मीन्स घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो भारत में खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, एक तो इसका उद्देश्य ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो डॉलर है उसको बचाना, विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना। क्यों? क्योंकि हम 70% तो आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और कहां से करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पाम ऑयल, इंडोनेशिया, मलेशिया, सोया तेल, ब्राजील, अर्जेंटीना, और सूरजमुखी का तेल, रूस और यूक्रेन। आइए, ये है। पाम ऑयल के बारे में एक डाटा और देता हूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। ये इंडोनेशिया, मलेशिया। आपसे क्वेश्चन बनने के विश्व में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का उत्पादन कहां से होता है? इंडोनेशिया से। दूसरे नंबर पर मलेशिया। और इकोनॉमिक्स में आपके इस टाइप के भी क्वेश्चन बनता है कि विश्व में कुल पाम उत्पादन का 85% किन देशों में होता है? तो इन दोनों देशों में होता है। लिख दीजिए, विश्व में कुल पाम ऑयल उत्पादन का 85%, महत्वपूर्ण आंकड़ा है, 85% इन दोनों देशों में होता है। अब एक तरीके से एकाधिकारी हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना।
गड़बड़ी मत कर देना, पुराने पेपर उठा के देखिए। क्लियर हुई सारी बात? तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में उठाए गए एक कदम पर बात करूंगा। आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि एनडीए के माध्यम से लड़कियों की सेना में भर्ती हो, तो अपने आप में वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आइए इसको हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। हम बात स्टार्ट करेंगे सेना में भर्ती होने के तरीके से। सेना में कैसे भर्ती होते हैं, आइए पेज के बीच में लिखना, सेना में भर्ती होने के तरीके। मैं यहां पर 3 तरीकों की बात करूंगा। एक तो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। दूसरा है आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये ध्यान रखना, ये एजेंसी है एक तरीके से, एकेडमी नहीं है। नेशनल डिफेंस एजेंसी, नेशनल डिफेंस एजेंसी। और तीसरी है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ओटीए। अब आप देखिए, ये जो आईएमए है और ओटीए है, इसमें तो क्या है, लड़कियों की भर्ती होती है। होती है, और इसके लिए जो मिनिमम एज डिसाइड की गई है, ये है 21 वर्ष। और जो ये एनडीए है, इसमें क्या है, लड़कियों की भर्ती नहीं होती। नहीं होती थी। और इसमें जो प्रवेश होता है, ये 10+2 के बाद होता है। और इसमें जो मिनिमम एज है, ये है 18 वर्ष। मिनिमम एज जो है 18 वर्ष है इसकी। अब आप देखिए, केंद्र सरकार ने ये कहा है कि हम महिलाओं को इसमें भर्ती नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें भर्ती करने के उन्होंने कई कारण बताए हैं। कि एक तो महिलाएं जो होती है शारीरिक दृष्टि से मजबूत नहीं होती है। दूसरा, कई बार क्या होता है, पड़ोसी देश के द्वारा जब किसी सैनिक को अगवा कर लिया जाता है या उसको बंदी बना लिया जाता है, तो उस दिशा में यदि महिला को बंदी बना लिया गया, अगवा करा लिया गया, तो भारत के लिए एक शर्मनाक स्थिति पैदा हो सकती है। तो उस कारण से ये करते नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस भेदभाव नीति को खत्म करो, और फिर नवंबर में, अभी 2021 में जो एनडीए की परीक्षा होगी, उसमें लड़कियां एग्जाम दे सकती है। आइए बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने की मांग की है, समाप्त करने को कहा है, और ये कर भी दी गई है। नवंबर 2021 की
एनडीए परीक्षा में लड़कियां शामिल होगी, तो वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में उठाया गया एक कदम है ये। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक कदम उठाया है। उसके तहत ई ऑटो के लिए 30% लाइसेंस महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं। एक पॉइंट लिख दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली सरकार ने ई ऑटो, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, ई ऑटो के लिए उनके लाइसेंस के लिए महिलाओं को आरक्षित किया है। कितना? 30%। वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में उठाया गया कदम। एक बात नोट करिए। अब मैं कुछ बुलेट फैक्ट्स पर बात करूंगा। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन महत्वपूर्ण है। अमेरिका के अलास्का प्रायद्वीप में .2 रिएक्टर का भूकंप आया। रिएक्टर का भूकंप आया। भली भांति जानते हो, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये भूकंप का जो मापक उपकरण होता है वो होता है सिस्मोग्राफ, और जो इसकी यूनिट होती है, इकाई जो होती है, वो होती है रिएक्टर। इस कारण से कई बार सिस्मोग्राफ को रिएक्टर पैमाना भी कह दिया जाता है। अलास्का प्रायद्वीप, आप जानते हो अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। इस तरीके की स्थिति यहां अलास्का होता है और इस साइड में कनाडा है और इससे कटा हुआ इधर अमेरिका है। आप मैप में जाकर देखें इसको, तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यहां पर जब आप देखोगे ये प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। हल्की सी जानकारी होनी चाहिए इस पर। एक बार शायद सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि 1000 द्वारों की भूमि किसे कहा जाता है। तो 1000 द्वारों की भूमि जो है ये अलास्का को कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिले है। एक लाइन लिख दीजिए, माउंट मैकिले। इसी अलास्का प्रायद्वीप में ही है और ये है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। कई बार आता है ये। इस फैक्ट के बाद में मैं बात करूंगा पेरू के राष्ट्रपति की। नए राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि वो एक किसान है, इस कारण से वो इंपॉर्टेंट बन जाता है और काफी हाईलाइट भी रहे। आपको ये जानना बहुत जरूरी है। खाद्य तेलों का जो मैंने टॉपिक कराया था वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। उसका कारण आप जानते हो, भारत में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसकी जो महंगाई होती है, कीमतें जो होती है, इसमें जो उतार चढ़ाव बना रहता है, वो मध्यम वर्गीय परिवार को या पूरे भारत को
या आप कह सकते हो कि भारत में परिवारों की रसोई को काफी प्रभावित करता है। इस कारण से सरकार समय समय पर इसके लिए कदम उठाती है, इस कारण से वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है पेरू के राष्ट्रपति। पेरू के राष्ट्रपति, पेरू के बारे में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कई बार बताया है, यही बता देता हूं कि ये दक्षिणी अमेरिका का देश है और जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो है पेड्रो कैस्टिलो। ये नाम याद रखना है और ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। कैस्टिलो ये एक किसान है। मेरा जो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है ये है पुतिन पीपुल। पुतिन पीपुल क्या है? यह एक बुक है, ध्यान रखना। ये काफी चर्चा में रही है ये बुक। इसकी राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए। इसकी राइटर है कैथरीना बेल्टन। एक बात और ध्यान रखनी है, हालांकि ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस तो यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब मैं ये ऑडिटोरियल पढ़ रहा था तो इस पुस्तक के प्रकाशक का नाम भी काफी बार लिया गया। तो जब ये काफी बार नाम लिए जाते हैं तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। हार्पर कॉलिंस इसके प्रकाशक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, कैथरीना बेल्टन। किताबों पे क्वेश्चन आते हैं, आप भली भांति जानते हो, एक बार आप इसे नोट करें। अब मैं जम्मू कश्मीर से संबंधित एक फैक्ट पर बात करने जा रहा हूं। वहां के हाई कोर्ट का नाम बदला गया है। हालांकि उसके हाई कोर्ट का नाम जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे तब भी बदला गया था, लेकिन अब इसको एक रूप में और दिया गया है। कैसे है, ध्यान से समझना। जब जे.एंड.के का विभाजन हुआ तो हाई कोर्ट का नाम, अब विभाजन के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख। तब क्या नाम रखा गया? कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। यूटी जम्मू कश्मीर एंड यूटी लद्दाख, ये नाम रखा गया। आप कह सकते हो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट, संयुक्त उच्च न्यायालय, ये रखा गया। अब इसका नाम बदल दिया गया है। अभी 2021 में इसका नाम बदला है, ये ध्यान रखना। इसका नाम है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर व लद्दाख। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये नाम रखा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैं एक पॉइंट और बता देता हूं आपको। वर्तमान में जो हाई कोर्ट है ये 25 हाई कोर्ट है, ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 हाई कोर्ट है ये वर्तमान के अंदर। और वैसे हाई कोर्ट की बात हम उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करते ही हैं, और कई बार मैंने तो इस जो YouTube का चैनल है इस पर भी मैंने आपको बताया हुआ है। एक बार आप इसे नोट कर लें।
5 जुलाई 2021 को होम्योपैथी से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया है, जिसके पहले चेयरमैन बनाए गए हैं डॉक्टर अनिल खुराना। आपको ये बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय होम्योपैथी के बारे में आप जानते ही हो। आयोग का गठन ये किया गया है 5 जुलाई 2021 को, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है ये है डॉक्टर अनिल खुराना। आइए अब हम नेक्स्ट फैक्ट पर बात करते हैं। दानिश सिद्दीकी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भारतीय पत्रकार है जिनकी अफगानिस्तान में 15 जुलाई 2021 को गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। इन्हें 2018 में फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था। 2 लाइनें ध्यान में रखनी है आपने। भारतीय पत्रकार जिनकी 15 जुलाई 2021 को अफगानिस्तान में गोली लगने से मृत्यु हुई। इस टाइप के क्वेश्चन काफी देखे हैं मैंने, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। एक बात और लिखिए, इन्हें वर्ष 2018 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था। आप जानते हो ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसके अलावा कई बार इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दानिश सिद्दीकी जो है, इन्हें जो ये पुरस्कार मिला था ये फीचर फोटोग्राफी के लिए मिला था। हालांकि ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। फीचर फोटोग्राफी के लिए तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, दानिश सिद्दीकी का संबंध किस क्षेत्र के साथ है? पत्रकारिता से। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी गोली लगने से अफगानिस्तान में। अब भारतीय पत्रकार है, दूसरे देश में मृत्यु होती है, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। तो एक बार आप इसे नोट करें। नेक्स्ट बुलेट फैक्ट के तहत मैं चिपलून नगर की बात करूंगा। महाराष्ट्र का एक नगर है जो बाढ़ से चर्चा में रहा था। आइए बात करते हैं। मैं जिस तरीके से आपको लिखा रहा हूं उसी तरीके से आप इसको लिखें, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। चिपलून नगर अभी हाल ही में चिपलून नगर चर्चा में रहा। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऐसे बनेंगे। तो ये महाराष्ट्र का एक नगर है। मैं एक मैप का सहारा लूंगा। ये गुजरात वाला एरिया है, नीचे महाराष्ट्र है, ये पश्चिमी घाट है, हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, और ये महाराष्ट्र वाला एरिया है। यहां से एक नदी निकलती है पश्चिमी घाट से, और वो नदी महाराष्ट्र के
चिपलून नगर से जाती है। ये नदी जो है वशिष्ठी नदी है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो वशिष्ठी नदी है ये पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। यदि नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप से पूछा जाएगा। ये जो नदी है इसके किनारे एक नगर है चिपलून। चिपलून महाराष्ट्र का नगर है। वशिष्ठी नदी में बाढ़ से यह नगर काफी प्रभावित हुआ। अब काफी प्रभावित हुआ इस कारण से ये चर्चा में रहा। तो एक तो चिपलून नगर का पता होना चाहिए, दूसरा वशिष्ठी नदी का पता होना चाहिए। पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में ये गिरती है। आपने देखा होगा कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि यह नदी अपना जल कहां डालती है। नदियों के संबंध में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वशिष्ठी नदी अपना जल कहां डालती है? अरब सागर में। क्लियर होगी सारी बात? एक बार नोट करें। अब मैं पीयूष गोयल की बात करूंगा, जिन्हें राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता बनाया गया है, सदन का नेता बनाया गया है। राज्यसभा में सदन का नेता, या आप ऐसे लिख लीजिए सत्ता पक्ष का नेता। पक्ष का नेता भी कह सकते हो, हालांकि इसके बारे में डिटेल दे दी थी, लेकिन फिर भी हल्का सा रिवीजन हो जाएगा आपका। ये है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल सत्ता पक्ष के नेता है। इन्होंने थावरचंद गहलोत का स्थान लिया है। तो इससे पहले थावरचंद गहलोत थे, उनके स्थान पर पीयूष गोयल को बनाया गया है। तो अब बात आती है कि ये जो थावरचंद गहलोत है, इनका क्या किया गया है? ये कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। भारत का पहला अपुष्पी गार्डन, भारत का पहला अपुष्पी गार्डन, ये जुलाई 2021 में देहरादून में स्थापित किया गया। वैसे देवबंद में स्थापित किया गया है, लेकिन आप ओनली देहरादून ध्यान रखें, उत्तराखंड स्थापित किया गया। ये ध्यान रखना, भारत का पहला अपुष्पी गार्डन। आप कह सकते हो क्रिप्टोगेमिक गार्डन। बोटनी में हम इसको पढ़ते भी हैं, क्रिप्टोगेम क्या होते हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि क्रिप्टोगेमिक है क्या, कैसे पौधे होते हैं। अपुष्पी मतलब नहीं, पुष्प मतलब पुष्प नहीं है। पुष्प नहीं है इसका मतलब बीज भी नहीं है। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प व बीज नहीं होते हैं। सिंपल वे में ध्यान रखें, जिनमें पुष्प व बीज नहीं होते हैं उन्हें हम अपुष्पी या क्रिप्टोगेमिक पौधे कहते हैं। जैसे फर, सेवाल, एल्गी कह सकते हो, कवक,
ये इसके एग्जाम्पल है। क्लियर हुई सारी बात। तो भारत का पहला अपुष्पी गार्डन देहरादून में है, एक बार नोट करें। अब मैं जातिगत जनगणना की बात करूंगा। 1931 में जो हुई थी, जॉन हेनरी हट्टन जिसके सेंसस कमिश्नर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। मेरा उद्देश्य उस पुस्तक के बारे में आपको बताना है, क्योंकि पुस्तक के संबंध में आपके क्वेश्चन बनते हैं, राइटर पूछे जाते हैं। भारत में जातिगत जनगणना, जातियों की जो जनगणना है 1931 में हुई थी, ये सन ध्यान रखना। और इस जनगणना को यह भी कहा जाता है जातियों की विधिवत जनगणना, इसी वर्ष हुई थी। (1931) में। और इसके जो जनगणना आयुक्त थे ये थे जॉन हेनरी हट्टन। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, जॉन हेनरी हट्टन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया, इसका ध्यान रखना है आपने। आपके यहां जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि कास्ट इन इंडिया किसने लिखी थी? जॉन हेनरी हट्टन। जॉन हेनरी हट्टन कौन थे? 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसमें जनगणना आयुक्त थे। ऐसी बारीकियों का आपने ध्यान में रखना है, तभी हम न्याय कर पाएंगे। और इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं कि पता नहीं कहां से आ गया, वो क्वेश्चन हम बखूबी कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट। अब मैं इंडियन आइडियल 2021 की बात करूंगा। इंडियन आइडल 2021 के विजेता। सीधा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। इंडियन आइडियल 2021 कौन है? ये है पवनदीप राजन। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, पवनदीप राजन कौन है? इंडियन आइडियल 2021 के विजेता। ये खास और बन जाता है, इसलिए बन जाता है कि इन्हें जो है उत्तराखंड के सीएम ने कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लिख दीजिए, इन्हें उत्तराखंड के सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने राज्य में कला, पर्यटन व संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर आप जानते ही हो, प्रसारित करना, प्रचारित करना, ये ब्रांड एम्बेसडर होता है। यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के सीएम कौन है। अभी बने हैं ये पुष्कर सिंह धामी, और काफी चर्चा में भी रहे थे। पुष्कर सिंह धामी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उत्तराखंड के सीएम, एक बार नोट करें। अभी हाल फिलहाल आपने बीमा से संबंधित एक परिवर्तन की बात सुनी होगी। उस परिवर्तन का जो आधार है एक विधेयक है, वो पारित हो चुका है, साधारण बीमा संशोधन विधेयक 2021। क्या है इस बीमा विधेयक में, उसकी हम बात करेंगे।
साधारण बीमा अमेंडमेंट विधेयक 2021। अब ध्यान से मेरी इस बात को समझना, हम क्या कहने जा रहे हैं। हल्का सा ही टर्न है इसके अंदर, मैं बहुत ही साधारण भाषा में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो मेरा एंगल है वो है कि क्या है इसमें, क्या बात बताई गई है। देखिए, किसी भी कंपनी का मालिकाना हक कब होता है। इकोनॉमिक्स की दृष्टि से हम देखें कि कोई भी कंपनी है उसका मालिकाना हक कब होगा। आप इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक अनुपात सुनते होंगे या परसेंटेज, 51%, 49%। निजीकरण के संबंध में यह बात कही जाती है मैक्सिमम। तो 51% जिसके पास है उसका क्या होगा, मालिकाना हक होगा। ये इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं 51% और 49% का क्राइटेरिया। यही बात इसमें यह कही गई है कि जो बीमा कंपनियां हैं, सरकार के पास जो बीमा कंपनियां हैं, उसमें सरकार का 51% शेयर होता है। एक लाइन लिखिए, सरकार के पास जो बीमा कंपनियां हैं उसमें सरकार का 51% शेयर होता है। क्लियर? इसका मतलब मालिकाना हक किसके पास आ गया, सरकार के पास आ गया। बस इतना सा ही आपने ध्यान में रखना है कि इस विधेयक के तहत के तहत 51% की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। 51% की जो अनिवार्यता होती है उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। बस ये विधेयक ये बात कहता है। अब इससे प्रभाव क्या पड़ेंगे, ये आपके क्वेश्चन होते हैं। पहली बात तो आपके ये क्वेश्चन बन गया कि क्या अब सरकार के पास जो बीमा कंपनियां हैं उसमें 51% की अनिवार्यता है या नहीं है, तो नहीं है। आइए, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। एक तो सरकारी जकड़न जो है वो कम होगी और मैनेजमेंट अच्छा होगा और कंपनियां लाभ कमा सकेगी। इसी उद्देश्य से ये विधेयक लाया गया और इसमें 51% की अनिवार्यता को समाप्त किया गया। लिख दीजिए, सरकारी जकड़न समाप्त होगी। एक तो ये एक मैनेजमेंट अच्छा होगा, दूसरा लाभ कमा सकेगी। लेकिन कैसे, किस तरीके से, दोबारा समझते हैं हम इसको। 51% की अनिवार्यता जब समाप्त कर दी, इसका मतलब जो निजी कंपनियां हैं मैनेजमेंट संभालने के लिए आगे आएगी। और जब निजी कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर ये मैनेजमेंट संभालने के लिए आगे आएगा तो ये 3 प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। निजी कंपनियां होगी, वो मैनेजमेंट अच्छा करेगी, लाभ कमाएगी, तो सरकार को फायदा भी होगा। तो एक लाइन यहां पे लिख दीजिए, इससे निजी कंपनियां मैनेजमेंट संभालने के लिए आगे आएगी।
मैं कई बार सोशल मीडिया में देखता रहता हूँ, हालांकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम ही करता हूँ, लेकिन एक मैंने फेसबुक पे देखा, लिखा हुआ था कि सरकार जो है ये कंपनियों का निजीकरण कर रही है, निजी हाथों में सौंप रही है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो कंपनियां हैं, चाहे वो बीमा कंपनी है या अन्य कोई भी कंपनियां हैं, ये घाटे में चल रही है, इस कारण से सरकार बेच रही है। क्लियर? सरकार क्यों बेच रही है? क्योंकि घाटे में चल रही है। तो जब ये घाटे में चल रही है तो ये जो निजी कंपनियां हैं उस घाटे वाली कंपनी को क्यों खरीद रही है? हालांकि ये बात मैं नॉर्मल मजाक के तौर पर कह रहा हूं, लेकिन एक सोचने वाला स्टेटमेंट हमें दे दिया जाता है, तो आप, मैं चाहूंगा इस पे सोचना। एक बात नोट करें, अब मैं बात करूंगा कि हम एमपी, एमएलए इनको चुनकर भेजते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 363 एमपी और एमएलए ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, संगीन। और विडंबना यह है कि हम उन्हें चुनकर भेजते हैं। अब गलती किसकी है, उनकी है या आपकी है, ये तो आप विचार करें, शायद आपको जवाब मिले। और यदि इसको दूर कर सकते हो तो अपनी दिशा में कदम उठाएं। फिलहाल मैं तो आपको एक रिफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं, एक संगठन के बारे में बताने जा रहा हूं, और मेरे संगठन का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। वैसे तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा संगठन है जो लोकतंत्र में सुधारों का प्रयास करता है, सुधार करने का प्रयास करता है। एक लाइन लिख दीजिए, यह एक ऐसा संगठन है जो लोकतंत्र में सुधारों का प्रयास करता है। लोकतंत्र में सुधारों का प्रयास करता है। इसने एक रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में इसने क्या कहा है, ध्यान से सुनना। यह आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में 363 एमपी व एमएलए पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। एमपी और एमएलए हैं, उन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसमें 67 तो एमपी है, 67 जो है ये तो है एमपी, और जो एमएलए हैं वो है 296। एमएलए हैं। तो ये मैंने एक रिपोर्ट बताई है आपके लिए, ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है 363, क्योंकि ऑथेंटिक आंकड़े होते हैं। एक बार आप इन्हें नोट करें। अब मैं एक मिसाइल पर बात करने जा रहा हूं, S-400, जिसे भारत रूस से खरीद रहा है। S-400 डिफेंस सिस्टम
को प्राप्त करने वाला, क्योंकि हम रूस से खरीद रहे हैं ना, प्राप्त करने वाला भारत तीसरा देश है। इससे पहले चाइना और टर्की को रूस ने ये मिसाइलें दी है। आइए बात करते हैं। S-400 क्या है? ये रूस के डिफेंस सिस्टम में, रक्षा तंत्र में शामिल मिसाइल है। ये सबसे पहले हम इसकी बेसिक जो विशेषता होती है उसकी बात करूंगा। सारी विशेषताओं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना, फिर हम उलझ जाते हैं। एक तो यह एक साथ 3 दिशाओं में मार कर सकती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। एक साथ 3 दिशाओं में, आप ऐसा सोच लिए, जब 3 दिशाओं में मार करेगी तो कहीं ना कहीं तो लगेगी। इसका मतलब इसका जो निशाना है वो अचूक होगा। ब्रेक में लिख दीजिए, इसका निशाना अचूक होगा, क्योंकि तीनों दिशाओं में मार कर सकती है एक साथ। और इसकी जो मारक क्षमता है ये 400 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा मारक क्षमता है। 400 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अब भारत रूस से इसे खरीद रहा है। इस डिफेंस सिस्टम को प्राप्त करने वाला भारत तीसरा देश है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, किन किन देशों के पास में है ये? तो चीन के पास भी है ये और टर्की के पास भी है ये। अब बात आती है कि भारत ने इसका नाम क्या रखा है। भारत ने इसका नाम रखा है कवच। इसका नाम कवच रखा है। मैं चाहूंगा कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन जो मैंने डिफेंस सिस्टम करवाया है साइंस में, वहां पर जाकर आप इसे नोट कर दें। इससे आपके नोट्स जो है सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। एक बार नोट करिए। अब मैं ई श्रम पोर्टल पर बात करने जा रहा हूं। अपने आप में यह एक टॉपिक है। आइए इसे हम प्रारंभ करते हैं। ई श्रम पोर्टल, ESHRAM पोर्टल। इसको जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है 26 अगस्त 2021 को श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा। एक तरीके से आप कह सकते हो भारत सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, जो असंगठित क्षेत्र है उसके कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस होगा। राष्ट्रीय डेटाबेस क्या होता है? कितने हैं ऐसे, उनका डाटा होगा पूरा हमारे पास। क्या फायदा होगा इससे?
ध्यान रखना, जिस सिस्टम का, कोई भी सिस्टम है, कोई भी तंत्र है, यदि उसके सटीक आंकड़े हमारे पास है, डाटा हमारे पास है, तो मान के चलना हम उनके विकास की दिशा में या उनके लिए जो भी कदम उठाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उठा सकते हैं। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, न्यूज़ चैनल पर देखा भी होगा कि क्या बात कही जा रही थी। इससे जो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं, उन्हें जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सकेगा। तो यही बात आपको मैं कह रहा हूं कि वो मुख्य धारा में आने लगेगी। जो सरकार योजनाएं चला रही है उनके विकास के लिए, उनका फायदा मिलेगा उन्हें। अब हमारे सामने ये सवाल भी पैदा होता है कि ये संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। संगठित को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड, असंगठित को बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड। बहुत ही आसान भाषा में समझ लीजिए। देखिए, जो असंगठित क्षेत्र होता है, ये तो क्या करते हैं, डेली काम करते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। इनका कोई पर्टिकुलरली रोजमर्रा का सिस्टम नहीं होता है। जैसे इनको कोई टीए नहीं मिलता है। इसके अलावा इनका कोई भी फिक्स नहीं होता है। आज काम किया, कल कहीं और किया। ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्या होते हैं, जो सुबह एक फैक्ट्री में जाते हैं, वहां पे काम करते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन उसी फैक्ट्री में जाते हैं, वहां पर काम करते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। उनका अपना टीए होता है, बैंक में खाता होता है। बाकायदा यदि उनको फैक्ट्री से निकाला जाएगा तो पहले नोटिस दिया जाएगा। जबकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के साथ ऐसी कोई घटना घटित नहीं होती है। आप सिंपल भाषा में कहें तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले असंगठित क्षेत्र में आते हैं, और इसके अलावा जो हो गए वो संगठित क्षेत्र में आते हैं। लेकिन भारत में इनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। मैं बात करूंगा इनकी, पहले मैं इसके बारे में हल्की सी बात कर दूं। लिखिए, इसके तहत असंगठित क्षेत्र के नॉन ऑर्गेनाइज्ड के कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा। क्या फायदा होगा इससे? बहुत सिंपल भाषा में आपने समझना है। इससे क्या होगा? डेटा कर लेंगे तो हम क्या कर लेंगे? अभी मैंने आपको बताया, इससे असंगठित क्षेत्र के कामगार सरकारी योजनाओं का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे या लाभ उठा पाएंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान भारत योजना ही कह दीजिए। मैं कुछ नाम बता देता हूं। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, क्लियर हुई सारी बातें। इसके अलावा एक ई श्रम कार्ड भी जारी किया जाएगा, जैसे आधार कार्ड होता है ना, वो एक लाइन लिख दीजिए। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड की तरह
12 अंकों का ई श्रम कार्ड भी जारी किया जाएगा। ई श्रम कार्ड भी जारी किया गया है। आधार कार्ड की तरह है, 12 अंकों का है, ये 12 अंकों का है। क्लियर हुई सारी बातें। अब मैं बात करूंगा कि भारत में जो श्रम बल है, जो लेबर फोर्स है, उसमें संगठित क्षेत्र कितना है, असंगठित क्षेत्र कितना है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। आप कई बार ऐसे पूछते हो ना कि सर आंकड़े कौन से याद करें, बस उन्हीं को बताने जा रहा हूं। आंकड़ों के जाल में उलझना नहीं है। अब मैं जैसे बताऊं उसको ध्यान से समझना। आइए, श्रम बल, लेबर फोर्स क्लियर होगी। क्या होती है लेबर फोर्स, पहले तो इसको समझो। इसके लिए बकायदा एक आयु वर्ग होता है, 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग। इस आयु वर्ग में ही जो व्यक्ति आते हैं उन्हें श्रम बल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताइए, हालांकि इकोनॉमिक्स में हम इसको पढ़ते हैं। 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग का, क्योंकि आप जानते हो 5 साल का बच्चा तो लेबर फोर्स में आता नहीं है, और इसके अलावा 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं आता है। तो लेबर फोर्स तो ये है। कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है। इसको हमने बांटा है संगठित और असंगठित, ऑर्गेनाइज्ड, नॉन ऑर्गेनाइज्ड। इसके बारे में आपको बता चुका हूं क्या होता है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले असंगठित होते हैं। समझने के लिए इतना काफी आपके लिए। ये जो परसेंटेज मैंने आपको बताए हैं, ये संगठित क्षेत्र में कितना श्रम बल है, 18.6%। एक्यूरेट याद रखना पड़ेगा। ये 81.4%, महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। गलती मत कर देना इसके अंदर, क्योंकि जो वर्तमान में जो सरकार है वो इस क्षेत्र को आगे लाने के लिए बहुत काम कर रही है। आपके सामने ये पोर्टल है, इस टाइप का एक कार्ड भी जारी हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि सरकार इनके लिए क्या कर रही है। दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा कोरोना काल में जो प्रभावित हुए थे वो यही हुए थे। ओबियसली बात है, यही होंगे। रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, सिंपल सी बात है, तो प्रभावित तो उन पर ज्यादा पड़ेगा। अब ये कुछ बातें बता रहा हूं। संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा लेबर फोर्स कहां है, ये स्वास्थ्य और शिक्षा में है, हेल्थ एंड एजुकेशन में 5.9% है। और दूसरा जो है वो है उत्पादन में, प्रोडक्शन वाले में। और तीसरा है निर्माण में, कंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ये। मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण होता है, वो नहीं है, निर्माण कह रहा हूं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। अब ये जो आंकड़े हैं मैंने नॉर्मल आपको बताए हैं, इन आंकड़ों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। मोटे तौर पर यदि ध्यान रह जाए तो 6, 5, 3 इस तरीके से ध्यान रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये आंकड़े नहीं पूछे जाते। हाँ, इतना जरूर है, जैसे संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा श्रम बल कहां है, ये क्वेश्चन तो बनता है। स्वास्थ्य व शिक्षा में, और तो और आपसे क्रम भी पूछ सकता है कि संगठित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो स्वास्थ्य व शिक्षा में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन है, तीसरे नंबर पर कंस्ट्रक्शन है। यही टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। असंगठित क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है, कृषि क्षेत्र में 40% से ज्यादा है। इस आंकड़े को हाईलाइट भी किया गया है, तो आपको मैं कहूंगा कि ये वाली बात आप थोड़ी ध्यान रखें। हाँ, इतना जरूर है कि 42.3 एक्यूरेट आंकड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल कह सकते हो कि 40% से ज्यादा जो है कृषि क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र देखने को मिलता है, ये जरूर कह सकते हो। दूसरे नंबर पर ट्रेड और होटल में ये मिलेंगे, और तीसरे नंबर पर निर्माण में है। ये क्लियर हुई सारी बात। ये जो सारी बात मैंने आपको बताई है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये वो बातें हैं जो मेरिट तय करती है, क्योंकि हर स्टूडेंट इन्हें तैयार नहीं करता है, लेकिन आपको ये बातें तैयार रखनी है। तो एक बात नोट करें। अब मैं महिला समानता के संबंध में कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं। इस संबंध में
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है, विश्व महिला समानता दिवस ये 26 अगस्त को मनाया जाता है यूएनओ की घोषणा के आधार पर। यहां पर एक रिपोर्ट जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है आपके एग्जाम में। जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 नवीनतम रिपोर्ट है ये, ध्यान रखना है आपने। भारत का स्थान इसमें पूछे जाने की उम्मीद है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कई बार मैंने अपने लेक्चर में इसकी चर्चा भी की है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक संस्था है, वो इस रिपोर्ट को जारी करती है। 2021 की रिपोर्ट में जो कुल देश शामिल किए गए थे ये थे 156, जिसमें पहला नंबर रहा आइसलैंड का। आइसलैंड का पहला नंबर रहा, ध्यान रखें। आप कह सकते हो सबसे अधिक महिला समानता वाला देश। सबसे अधिक महिला समानता वाला देश है। महिला समानता की दृष्टि से ये पहला स्थान रखता है। और जो दूसरे नंबर पर है वो है फिनलैंड। स्कैंडिनेवियन देशों में आते हैं ये। और तीसरा है नॉर्वे। मध्य रात्रि के सूर्य का देश इसे कहा जाता है। ओस्लो इसकी राजधानी है, आप भली भांति जानते हो। तो महिला समानता में ये टॉप 3 कंट्री है। यहां पर आपको ध्यान रखना है भारत का। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 140वां, ध्यान रखें। और यही पूछा जाता है। हल्का सा आपको पिछली रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। 2020 में भारत का जो स्थान था ये था 112वां। आपके सामने क्लियर है कि हम महिला समानता की दृष्टि से पिछड़े हैं, पिछड़ापन दर्ज किया गया है। इस प्रकार की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से दी गई है, आपके सामने है। आइसलैंड पहले नंबर पर है, ध्यान रखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रिपोर्ट में जो मेन बात होती है वो एक तो ये जारी कौन करता है, पहला स्थान किसका है, और सबसे इंपॉर्टेंट भारत का स्थान कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको हल्का सा वो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है या आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो पिछली रैंक पूछ लेता है, क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि से हमें पिछले रैंक का भी पता होना चाहिए। क्लियर हुई सारी बात। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा कुछ पुस्तकों के बारे में, आपको याद रखनी है वो पुस्तकें। पुस्तकें हैं, एक होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन, पहले एशियाई जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, या पहले भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। इंपॉर्टेंट बुक है ये, लिख दीजिए। पहले भारतीय, आप इस संबंध में पहले एशियाई भी कह सकते हो। एशिया के पहले व्यक्ति भी यही रहे हैं। आपके एसएससी में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। पहले भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कई बार क्वेश्चन आता है ये। चाइना रूम, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। और ये जो ऊपर वाली है अमर्त्य सेन वाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संजीव सहोता ने चाइना रूम लिखी। माई लाइफ इन फुल इंदिरा नोई की है। ब्रेकिंग थ्रू न्यू अर्थ ये जतीश चंद्र मोहंती की है। इन 4 पुस्तकों का आपने ध्यान में रखना है, ये चर्चा में भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अब 3 फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा,
विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति भी है, जिन्होंने इनको शपथ दिलाई। शेर बहादुर देववा, केपी ओली का स्थान लिया है। एक लाइन लिख दीजिए, केपी ओली के स्थान, ओली भी कह सकते हो। कर्नाटक के नए सीएम बासवराव बोम्मई। ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, ये बने हैं। ये कौन थे? पहले राज्यसभा में सदन के नेता थे, सत्ता पक्ष के नेता थे। उनके स्थान पर कौन बन गए? पीयूष गोयल। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। एमएसएमई दिवस 27 जून, बेझिझक लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। सरकार इस पर काम भी कर रही है। क्या है ये? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, एंटरप्रेन्योर। उद्यम कह सकते हो आप, हिंदी में मैं लिख देता हूं। सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्यम दिवस 27 जून को मनाया जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरा ये जो बुलेट फैक्ट और टॉपिक है ये आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसी बात है तो एक लाइक जरूर करें आप। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। तो इजाज़त चाहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे। आप सभी को मेरा नमस्कार।